हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर गाइडर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज 22 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया लेसन जो है साइको का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आज का जो लेसन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में पीजीटी है, टीजीटी है, डीटी प्लस भी है, कोई भी एग्जाम है आपको यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा 120%। तो अच्छे से करेंगे इसको। तो लेसन है समायोजन। समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट। सबसे पहले समझना है इस शब्द को, व्हाट द मीन ऑफ समायोजन। इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट। जब जैसी भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप खुद को एडजस्ट कर लेते हो, चीज़ों को ढाल लेते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? समायोजन। कुछ चीज़ हमें ख्वाहिश होती है, हमें नहीं मिलती है, हम उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं ज़िंदगी, तो ये चीज़ क्या होती है? समायोजन, या हम कहते हैं इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वो समायोजन से नहीं पूछा जाता, वो अनएडजस्टमेंट से पूछा जाता है, असमायोजन से पूछा जाता है, कुसमायोजन से पूछा जाता है। तो समझते हैं समायोजित व्यक्ति का मतलब क्या है? जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हर तरीके से सेटिस्फाइड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ कहलाती है बच्चे समायोजन। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है? समायोजन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं बहुत ज़्यादा, मान लो कोई जॉब है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होती है, और फिर एकदम से मतलब जैसे कि कोई जॉब है, मान लो ख्वाहिश है बहुत दिन से कि मुझे नौकरी चाहिए, बट फाइनली कुछ ऐसा होता है कि सपोज वो जॉब नहीं मिल पाती, तो आप दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं थोड़े से। तो आपका जो काम करने का जो एक्टिविटी होती है, जो आपकी ड्राइव होती है, आगे बढ़ने वाली इच्छाएं होती हैं, वो असमायोजित हो जाती है। मतलब आपका मन, माइंड, मस्तिष्क असमायोजित हो जाता है, असमायोजन। तो मीन्स समायोजन क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना, ये तो समायोजन होता है। लेकिन जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेटली कुसमायोजन से आते हैं या असमायोजन से आते हैं। ठीक है, कि इंसान असमायोजित कब होता है। ठीक है, तो असमायोजन या कुसमायोजन आप इसको कह सकते हैं, इस चैप्टर को एडजस्टमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले करते हैं हम असमायोजित होते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, क्यों हम असमायोजित होते हैं, मीन्स क्या उसके कारण हो सकते हैं, क्या मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्या होती हैं। ठीक है, कारण कह दो, प्रॉब्लम्स कह दो, समस्याएं कह दो। ठीक है, कि समायोजन में क्या समस्याएं होती हैं, क्या कारण होता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है द्वंद्व, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है द्वंद्व, जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब दो सिचुएशंस आपके सामने हो, एक एक वर्ड को समझना है इस लेसन के, एक एक शब्द को। जब दो सिचुएशंस आपके सामने होता है, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी दो सिचुएशन जब आपके सामने होती हैं और आपको उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, मीन्स कोई भी दो सिचुएशन आपके सामने होती हैं, तो उन दो सिचुएशंस में से आपको किसी एक सिचुएशन को चूज करना पड़ता है, तो ये चीज़ कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व कहलाती है, जब दो स्थिति आपके सामने होती है और आपको किसी एक को चूज करना सकता है। अब ये द्वंद्व नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? मतलब एक घटिया चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, आपको एक को चुनना हो, आप कंफ्यूज हो। पॉजिटिव इन द सेंस कि पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों ही चीज़ पॉजिटिव है। मान लो एक तरफ आपका सीटेट का पेपर है और एक तरफ आपका एस्टेट का पेपर है। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में डाउट है कि मैं सीटेट का पेपर दूं या एस्टेट का पेपर दूं, तो ये जो सिचुएशन है ये कॉन्फ्लिक्ट की होती है, लेकिन ये पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट है। ये स्थिति भी अच्छी है, ये स्थिति भी अच्छी है, हम किसी को भी चूज करेंगे तो हमें कोई भी किसी भी टाइप से प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो द्वंद्व में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि एक जो द्वंद्व होता है वो कैसा होता है कि सकारात्मक लक्ष्य होते हैं दोनों ही चीज़। जैसे कि एक मूवी देखनी है आपको, एक नॉवल पढ़ना है, तो आप सोचो मैं मूवी देखूं या नॉवल पढ़ूं, मतलब किसी भी टाइप से द्वंद्व हो सकता है। दो स्थितियां हो सकती हैं, दोनों ही बेस्ट हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके से आपको क्या हो सकता है लाइफ में? कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये कहीं ना कहीं हमें समायोजन में क्या करता है? प्रॉब्लम करता है। तो ये समायोजन की क्या है? प्रॉब्लम।
आप इनको समायोजन की समस्याएं कह सकते हो या असमायोजन का कारण कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हम असमायोजित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट है, हम कंफ्यूज हैं कि मैं इस चीज़ को चूज़ करूँ या इस चीज़ को चूज़ करूँ। तो ये जो सिचुएशन है मेरे अंदर क्या क्रिएट करेगी? कॉन्फ्लिक्ट। आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि दो स्थितियां आपके सामने, दोनों स्थितियां कुछ सेम प्रकार की हैं, आपको किसी एक स्थिति को चुनना पड़ रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि किसको चुनूं या किसको ना चुनूं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? द्वंद्व कहलाती है। वो कहता है ना, क्या करूं या ना करूं, ये जो स्थिति होती है ये द्वंद्व कहलाती है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है समायोजन में, मतलब असमायोजन का दूसरा कारण है दुश्चिंता, एंग्जाइटी। दुश्चिंता जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी। अब दुश्चिंता क्या होता है? इट्स द काइंड ऑफ बाइलिंगुअल हैं चीज़ें। देखो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज द सेम थिंग। एक्सप्लेनेशन तो एक ही चीज़ है जो मैं आप लोगों को कर रही हूँ, और जो मेजर वर्ड है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे, तो इतना मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज को लेके। अब दुश्चिंता का मतलब होता है एंग्जाइटी, मतलब आपके माइंड में कोई बुरी वाली चिंता। अब क्वेश्चन आता है, भाई ये दुश्चिंता क्या होगी, मतलब बुरी चिंता क्या होगी? मतलब कोई चीज़ होती है, कहते हैं ना पास्ट और प्रेजेंट के बीच जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आपकी पास्ट में कोई विशेष थी वो अनकम्प्लीट रहेगी, फ्यूचर में आपको मौका मिल गया उसको पूरी करने का, लेकिन फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर से वो कोई अनकम्प्लीट रहेगी। मतलब जब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कन्फ्यूज़न चलता रहता है तो वो चीज़ क्या होती है? एंग्जाइटी होती है, दुश्चिंता होती है। ठीक है। जैसे कि पास्ट में आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा थी लेकिन वो अनफुलफिल्ड होगी, फिर आपको दोबारा उस इच्छा को पूरी करने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो जो उस टाइम पे आपकी जो थिंकिंग होती है वो क्या कहलाती है बच्चे? दुश्चिंता कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? दुश्चिंता। थर्ड है फ्रस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं भगंशा। ठीक है, कुंठा भी बोल देते हैं इसको हिंदी में, कुंठा, और ज़्यादा शुद्ध हिंदी में इसको नैराश्य भी बोल देते हैं, पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में ध्यान रख लेना। फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन इंसान में कब होती है? फ्रस्ट्रेटेड कब होते हैं हम? फ्रस्ट्रेटेड जब होते हैं जब हमारी कोई बहुत खास विश पूरी नहीं होती, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमने कोई सपना बहुत दिन से सजा रखा है और एकदम से वो सपना टूट जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे कि खैर ये एग्जाम्पल तो मैं देना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि सबका एग्जाम पास होगा, बट समझाने के लिए बात आ जाती है जनरल, कि जैसे कि हमारा ड्रीम होता है कि पेपर पास होना, नौकरी लगना, ये वो है, और बहुत दिन से एक सपना संजो के रखते हैं, और कहीं ना कहीं यदि वो टूट जाता है लास्ट में, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ज़िंदगी में ये फलाना धकड़ा, फिर पेपर ही नहीं दूंगा। तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है? फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है ना। मीन्स आपको स्टेटमेंट कहेगी आपकी एक बहुत विशेष इच्छा, आप सदियों से उसको संजो के रखे हुए हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट रह जाती है, कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है? तो ये स्थिति बच्चे क्या कहलाती है? तो ये स्थिति आपको कहलाएगी फ्रस्ट्रेशन कहलाएगी, या कुंठा जो है कहलाएगी। तो ये सोशल भी हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है फ्रस्ट्रेशन, मतलब आपकी बॉडी की भी हो सकती है, आपकी मेंटल भी हो सकती है, कैसी भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। समाज में हम दूसरों को देख के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो मुझसे हाई लेवल पे है, मैं उससे लो लेवल पे हूँ, या किसी भी तरीके से फिजिकली कोई इंसान तो काले गोरे का भेद करके भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो गोरा है मैं काला हूँ। लाइक कुछ कोई भी चीज़ हमें लाइफ में फ्रस्ट्रेट कर सकती है। ठीक है। फिर एक होता है स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं दबाव। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? ये प्रॉब्लम क्या होती है? स्ट्रेस क्या होता है? दबाव। जब आप किसी भी चीज़ का ओवर प्रेशर ले लेते हो, किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फील करते हो कि ओ माय गॉड बस या तो ज़िंदगी ख़त्म है, जीना है या मरना है। जैसे कुछ बच्चे एग्ज़ाम को ले लेते हैं, नो डाउट एग्ज़ाम को लेना होता है, एग्ज़ाम को हमें पास भी करना है, 100% पास करना। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े हो तो भाई मेरे नाम का सवाल है, डुबोना मत, एग्ज़ाम को 100% पास करना है। लेकिन स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस लेने का मतलब कि यार मेरा पेपर पास नहीं हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी, तो वो जो मरने जीने की सिचुएशन बना लेते हैं ना किसी चीज़ को, वो कहलाती है स्ट्रेस। तो आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप सिर्फ मेहनत करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। तो स्ट्रेस होता है दबाव। तो आपको प्रेशर या दबाव नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। अब आपको चारों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में एक स्टेटमेंट आएगी, किसी भी तरीके से दो स्थितियों में एक की प्रॉब्लम है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ये प्रेजेंट होता है। एंग्जाइटी पास्ट और प्रेजेंट में सिलेक्शन की होती है, ये प्रेजेंट की सिलेक्शन की होती है। फ्रस्ट्रेशन कोई विशेष इच्छा अधूरी रह जाती है। और स्ट्रेस जब हम किसी भी चीज़ को यू कैन से बहुत ज़्यादा आत्म स्वाभिमान का विषय बना लेते हैं कि अब क्या यदि मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो बस मैं तो मर ही जाऊँगा,
तो ये चीज़ क्या कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, अनएडजस्टमेंट के कारण, मतलब हम अनएडजस्टमेंट हो जाते हैं, हम असमायोजित हो जाते हैं। तो ये हैं रीज़न असमायोजित होने के, ठीक है। असमायोजित होने के ये क्या हैं, रीजंस हैं, ठीक है। अब भाई हम असमायोजित हो जाते हैं, ठीक है। लाइफ में ऐसा नहीं है, हम असमायोजित भी हो जाते हैं, हम दुखी भी हो जाते हैं लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दुखी ही रहेंगे, हम उस अनएडजस्टमेंट से बाहर भी तो निकलेंगे। कहीं ना कहीं असमायोजन की जो प्रोसेस है, जो हमने अपने माइंड में बिठा के रखी है, हम उस असमायोजन से बाहर भी तो निकलेंगे, असमायोजन से आगे भी तो बढ़ेंगे। यूँ तो नहीं है ना कि असमायोजित ही रहेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है 120%, जो मैं अब चीज़ें समझाने जा रही हूँ। अब है असमायोजन से बचने के उपाय, असमायोजन से बचने के उपाय, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में रक्षात्मक युक्तियां, इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। रक्षात्मक युक्तियां, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, MECHANISMS, MECHAMINISM, ठीक है। स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है, डजंट मैटर। तो डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस और मेंटल मैकेनिज्म, कुछ भी कह सकते हो आप इनको। रक्षात्मक मानसिक युक्तियाँ, कि हम असमायोजित हैं तो उस असमायोजन से बाहर कैसे आएंगे, कौन सी हम युक्तियाँ अपनाएंगे, कौन से हम एफर्ट्स लगाएंगे कि हम उस असमायोजन से बाहर आ जाएं। तो कौन से एफर्ट्स लगाएंगे, कौन सी युक्तियाँ लगाएंगे, हम क्या करते हैं कि हम असमायोजित हो ही ना। तो सबसे पहली चीज़ एस्केप, जिसको बोलते हैं ना एस्केपिज्म, हिंदी में बोलते हैं प्लायन। एस्केप करना, प्लान करना, इन द सेंस जो स्थिति आपके सामने है आप एस्केप कर जाते हो। कहने का मतलब आप उस सिचुएशन को फील ही नहीं करना चाहते, आप उस सिचुएशन से दूर भागते हो। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एस्केप कहलाती है। ये चीज़ क्या कहलाती है, एस्केपिज्म कहलाती है। मीन्स प्लान करना, हिंदी में पृथक्करण भी बोल देते हैं, बट यू जस्ट रिमेंबर इन इंग्लिश एस्केपिज्म मीन्स आप उस स्थिति को छोड़कर भाग जाते हो। मीन्स आपके लिए कोई मैटर नहीं करती वो सिचुएशन। जैसे कि मान लो, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपने एसटेट का एग्जाम ही मत भरो, आपको ये प्रॉब्लम है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो भाई पेपर ही मत भरो। तो ऐसा कभी होता है क्या, ये तो मतलब कायर दिलों की बात है। लेकिन एग्जाम मतलब ऑप्शन कहता है कि एस्केपिज्म का मतलब होता है जो स्थिति आपको परेशान करती है, जो स्थिति आपको तंग करती है, आप उस स्थिति को छोड़कर ही क्या कर दो भाई, भाग जाओ। अब उस स्थिति को छोड़कर हम भाग रहे हैं तो इट मीन्स वी आर डूइंग रॉन्ग। बट साइकोलॉजी कहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फेस ही मत करो। कहते हैं ना, एक हरियाणवी बोलते हैं, सास बहू को ताने मारी तो दूसरे कमरे में चली जाओ, कानों में रुई लगा लो, सुनो ही मत। तो ये चीज़ क्या होती है, एस्केपिज्म होती है। मीन्स स्थिति से बच निकलना, डेट इज एस्केपिज्म। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, एक साथ लिख देती हूँ। तो इनको जो बचने के उपाय हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्लियर है दमन। सेकंड पे आते हैं, ये सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तर्क संगीकरण, युक्तिकरण या औचित्य स्थापना, हिंदी में इसके सारे नाम हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, इंग्लिश में एक ही नाम है, डेट इज रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं औचित्य स्थापना, युक्तिकरण, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। सब्लिमेशन भी कह देते हैं इसको कई बार, सब्लिमेशन इज अ काइंड ऑफ द सेम थिंग। तो रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना, युक्तिकरण। अब ये क्या है, ध्यान से एक वर्ड को समझते जाना। औचित्य स्थापना क्या है, आपने एक कहावत सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। कहावत सुनी होगी ना, अंगूर खट्टे हैं। कब बोलते हैं हम अंगूर खट्टे हैं? अंगूर खट्टे कब बोलते हैं, जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। अब हम असमायोजित हैं, हम दुखी हैं, लेकिन हम उससे बाहर आने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम उससे बाहर किस तरीके से आ सकते हैं, ये चीज़ मेरे लिए, हमारे लिए मैटर करती है। तो तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण या सब्लिमेशन या औचित्य स्थापना, रेशनलाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी स्थिति होती है आपको वो मिलती नहीं है और आप होते तो दुखी हो, बट आप उसको वो कर देते हो,
कि भाई कोई बात नहीं, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। जैसे कि एक बंदा है, मान लो आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर की जॉब पे जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट क्लास ऑफिसर की जॉब नहीं मिल पाई। तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर की जॉब नहीं मिल पाई तो आप सेकंड क्लास लग गए, थर्ड क्लास लग गए। अब आप दुखी तो हैं क्योंकि आप तो फर्स्ट क्लास लगना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाएंगे कि आप दुखी हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रक्षात्मक युक्तियाँ, अपने आप को बचा रहे हैं, मैकेनिज्म, अपने आप को किससे बचा रहे हैं, असमायोजित होने से बचा रहे हैं। तो हम क्या कह के बचाएंगे, भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ना यहाँ बिल्कुल सही बैठा हूँ और इतना फर्स्ट क्लास अफसर में तो काम था, कभी पकड़ा जाता, ये है वो है, यहाँ तो मैं आराम से काम कर रहा हूँ, कोई पकड़े जाने की डर नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिहेव करके और अपने आप को सेफ कर लेते हैं। भाई मतलब अपने आप को तो संतुष्ट कर लिया ना मैंने कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। तो इस चीज़ को बोलते हैं अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। इसका पेपर में क्वेश्चन आया था, क्या आया था ध्यान से समझना। एक बच्चा है, आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट पेपर में आएंगे और ऑप्शंस ये गिवन होंगे। क्वेश्चन था, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, मतलब बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। फिर वो कहता है कि अध्यापक बनने में रखा ही क्या था। एस्टेट 2014 का क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल, कि अध्यापक बनने में रखा ही क्या था। तो बच्चा क्या कर रहा है, अब आप ध्यान से बताओ, यार माइक खा गया, कि वो बच्चा क्या कर रहा है। वो कह रहा है अध्यापक बनने में रखा ही क्या था। अब ध्यान से सोचो, यदि अध्यापक बनने में कुछ नहीं रखा था भैया, तो तूने बीएड एंट्रेंस की तैयारी क्यों की। यदि आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप बीएड टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको टीचर बनना है, लेकिन आप टीचर नहीं बने तो आप कह रहे हो कि टीचर बनने में रखा ही क्या था। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब कोई चीज़ मैं चाहती हूँ तभी तो उसकी तरफ जाऊँगी, लेकिन जब मुझे नहीं मिली तो मैं कह देती हूँ कि नहीं भाई ऐसे है। तो वो चीज़ क्या होती है, रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना। तो एग्जैक्टली आंसर था उसका क्या, औचित्य स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्षेपण, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन, इसको इम्पोज करना भी आप कह सकते हो। प्रक्षेपण करना मतलब अपनी गलती को, अपनी बात को किसी और पर थोप देना, जिसको बोलते हैं ना बलि का बकरा किसी और को बनाना। तो ये चीज़ क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। एक एक वर्ड है, अलग अलग है, ध्यान रखना। अब प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन क्या होता है, बलि का बकरा बनाने का क्या मतलब, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आपने एग्जाम दिया, ठीक है, अब भाई मैं आप लोगों को नहीं कह रही है क्योंकि आप लोगों को पास होना तो 100% होना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम्पल समझाने के लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं मुझे थोड़े से। मान लो आप लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, एग्जाम का पेपर दिया, खुदा ना खास्ता पास नहीं हुआ। अब पास नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे, इतना घटिया पेपर आया था, इतने मुश्किल क्वेश्चन आए थे, मैडम ने कुछ नहीं पढ़ाया। मैडम तो कह रही थी मैं कोचिंग में पता नहीं क्या क्या पढ़ा दूंगी, मैडम ने तो कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसी जगह हमने कोचिंग ली। मीन्स आप क्या करेंगे, अपनी दोष को दूसरों पे मंड देंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, प्रोजेक्शन, बलि का बकरा किसी और को बनाना, अपनी बात को किसी और पर रिएक्ट कर देना, थोप देना। तो ये चीज़ कहलाती है प्रोजेक्शन। जब हम अपनी असफलता का दोष प्रश्न पत्र पर मंड देते हैं। एक बच्चा आईटीआई के पेपर में असफल हो गया और वो कहता है प्रश्न पेपर ही बहुत घटिया आया था, पेपर शुरू करने वाले ने 10 मिनट लेट पेपर लिया था। तो ये जो चीज़ होती है, ये क्या होती है बच्चे, प्रक्षेपण। तो एक मुहावरा है, बलि का बकरा बनाना, मीन्स वो बेचारे को ऐसे ही जबरदस्ती बकरा बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रतिक्रिया निर्माण, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, ये हम बहुत करते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब आपने अक्सर देखा होगा, हम किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी मतलब नीचे से तो कुछ और चल रहा है मेरे दिल में, ऊपर से मैं कुछ और बोले जा रही हूँ। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। मीन्स ऊपर से तो हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, नीचे से कुछ और चल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। जैसे लोग बहुत सारे अक्सर लोग जो है रिएक्शन फॉर्मेशन है ना करते ही रहते हैं, मतलब प्रतिक्रिया निर्माण बहुत सारे लोग जो है करते रहते हैं। जैसे कि किसी के लंबे बाल नहीं होना तो वो कहेगी यार छोड़ना, मैं छोटे बालों में खुश हूँ। अब ध्यान से देखना, आप कहोगे मैडम ये तो रेशनलाइजेशन जैसा है, औचित्य स्थापना जैसा है। लेकिन औचित्य स्थापना में क्या होता है, कोई चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप उसको कहते हो कि यार ये नहीं मिले तो यही अच्छा है, एक इस टाइप का होता है। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है, ये तो परमानेंट होती है। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होती है, सिचुएशन के ऊपर, कि आप कहीं खड़े हो, कोई आपको कहे यार ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप कहते हो नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो मतलब एक किसी बंदे ने आपको कहा, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, पूरी स्टेटमेंट आपकी है। आपने बीएड का प्रवेश परीक्षा दिया, आप पास नहीं हुए और आप कहते हो टीचर बनने में क्या रखा है, पूरी स्टेटमेंट आपकी है, तो है रेशनलाइजेशन।
लेकिन आपका अध्यापक आपसे कुछ कहता है और फिर आप बदले में उसको रिएक्ट करते हो। आपकी पड़ोसन आपको कुछ कहती है कि यार ये वाला सूट है ना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ट्रेंडी नहीं है, तो आप क्या कहोगे, नहीं मेरी तो चॉइस ऐसी है, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। तो मतलब कहने का मतलब अपनी अपनी पसंद है भाई। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब हम किसी एक की बात को रिस्पॉन्स करते हैं पलट के, तो डेट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन फॉर्मेट करते हैं। तो आपको स्टेटमेंट एग्जाम में कुछ ऐसी आएगी, आपको दो स्टेटमेंट 2 in 1 मिक्स मैच होगी। इसमें एक ही स्टेटमेंट होगी आपकी से जुड़ी हुई। उसमें क्या होगी, किसी टीचर ने आपको कहा, किसी पड़ोसी ने कहा, किसी अध्यापक ने कहा, किसी फ्रेंड ने कहा, और उसके ऊपर आप रिएक्शन दे रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। ऑप्शन में ना हो तो कर देना, औचित्य स्थापना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। औचित्य स्थापना क्या, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से तो राम राम कर रही हूँ, नीचे से कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है दमन, रिप्रेशन। मैंने अभी बताया था, दमन मतलब जब हम चीज़ों को अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा के लिए दमन कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में होता है भाई ये दमन, ये फ्राइड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर है प्रतिगमन, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रतिगमन होता है रिग्रेशन। प्रतिगमन क्या होता है, रिग्रेशन। इसको बोलते हैं पीछे की अवस्था में लौटना। प्रतिगमन मीन्स पीछे की अवस्था में लौटना। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या पीछे की अवस्था में लौटना, मतलब क्या होता है पीछे की अवस्था में लौटना, क्या होता है प्रतिगमन, क्या हो गया पीछे की अवस्था में लौटना। जैसे कि एक बूढ़ा इंसान है, ठीक है, बूढ़ा इंसान है, बहुत दुखी है, लेकिन वो कई बार खिलखिलाकर हंसता है। वो खिलखिलाकर हंसता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा है, अपने आप को सेव कर रहा है, अपने आप को अनएडजस्ट होने से बचा रहा है। वो क्या दिखा रहा है, खड़खड़ हंस के, कि भाई बुढ़ापा भी बच्चों जैसे कि शिशु अवस्था होती है वही बुढ़ापा होता है। तो वो ये चीज़ प्रूव करना चाहता, तो वो रिग्रेशन कर रहा है, मीन्स पीछे की अवस्था में। जैसे कि बड़े इंसान चारपाई पे वॉशरूम कर देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहलाएगी, रिग्रेशन। जब आप कुछ भी ऐसा एक्ट करते हो जो पीछे की अवस्था में आपको लेके जा रहा है, तो ये क्या होता है, रिग्रेशन का। पहले किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया, उसी तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो रिग्रेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर स्टेटमेंट है, और लिखते जाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं, ज़्यादा बेटर होगा। और जो मैं अब पढ़ा रही हूँ इन क्लासेस के अंदर, वो हाईली अपडेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और बिल्कुल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस ही मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, हर एक मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है विस्थापन। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही देखो, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कर दिया, मीन्स अपनी बात दूसरे पे। अब एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझते जाना है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। यहाँ पर क्या था, प्रक्षेपण में अपनी कमी दूसरे पर थोप रहे थे। पेपर नहीं आए तो परीक्षा, पेपर बुरा है, पेपर पास नहीं हुआ तो पेपर बुरा है, टीचर अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं पढ़ाया, डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये चीज़ प्रोजेक्शन है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हम अपनी बात को दूसरे पे पलट देते हैं। जैसे कि मैं ऑफिस में हूँ और मेरे बॉस ने मेरे को खूब सारा डांट दिया, खूब सारा झाड़ दिया। अब जब मेरे बॉस ने मुझे झाड़ा या मेरे बॉस ने मुझे बहुत सारा डांट दिया, तो जब मेरे बॉस ने मुझे झाड़ा या डांटा, तो घर आके मैंने अपने बच्चों को 2-2 चप्पड़ लगा दिए, तो डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब अपनी प्लेसमेंट को दूसरों पे थोप देना। हम दुखी तो हैं, लेकिन किसी और पे अपना गुस्सा निकालना, ये हम अक्सर करते हैं। यहाँ पर देखो चीज़ों में डिफरेंस है, इसको प्रोजेक्शन मत समझना। प्रोजेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। अपनी कमी दूसरों पर मंडना, डेट इज प्रोजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट अपनी सिचुएशन का गुस्सा दूसरों पर उतारना। स्कूल से आए हो, दुखी हो, जैसे टीचर्स होती थी ना पुराने ज़माने में, घर से पति से लड़के आती थी और बच्चों को डंडे मार देती थी, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ क्या कहलाती है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट जो है ये कहलाती है, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। जैसे बालक सेम वही है, मार पिटाई कर देते हैं अध्यापक, और कर्मचारी को दफ्तर में लग जाए तो वो अपने मतलब निकालता है। जैसे कि कोई दंपति है, कोई कपल है जिनके बच्चा नहीं होता, कुछ ऐसे स्टेटमेंट डीएसएसपी में डाली गई थी कि एक दंपति है जिनको बच्चा नहीं होता, तो कुत्ते बिल्ली को पाल के अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ भी तो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब उन्होंने अपना जो स्नेह है डिस्प्लेस कर दिया। मतलब जब हम अपनी किसी बात को दूसरे में प्लेस कर देते हैं, डेट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चा नहीं हो रहा, कुत्ते बिल्ली से बहुत प्यार कर रहे हैं, तो डेट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपना गुस्सा निकालना, मतलब अपनी किसी भी बात को जब हम प्लेस कर देते हैं दूसरे पे, तो डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आप किसी भी टाइप के एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि बच्चे से प्यार नहीं मिलता तो वो अध्यापक से मतलब पास आने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जैसे सास बहू का झगड़ा हो जाए तो बर्तन फेंक फेंक के मारना, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, क्लियर।
नेक्स्ट है कल्पना या दिवा संपन्न, फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। ये तो सबसे बढ़िया उपाय होता है इससे बचने का। जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है भाई। क्यों है ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म? क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, जनरल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट। हम कुछ भी दुखी हो जाते हैं तो हम डे ड्रीमिंग ही तो बनाते हैं, क्या हो गया मेरा इस बार पेपर है गया, अगली बार मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, यहाँ सिलेक्शन ले लूंगी, ये वो। तो ये दिवा सपन, जब खुली आंखों से सपने देखते हैं कुछ ना कुछ, डेट इज यू ऑल नो वेल फैंटेसी या दिवा सपन। नेक्स्ट है अस्वीकरण। अस्वीकरण का मतलब डेनियल करना, डिनाई करना, किसी बात को एक्सेप्ट ही ना करना। कि एक बंदा एड्स का रोगी है लेकिन वो मानेगा ही नहीं मुझे एड्स है, वो कहेगा मुझे एड्स है ही नहीं, मुझे एड्स है ही नहीं। ऐसे होता है ना बहुत सारे बंदे, मैं तो झगड़ालू हूँ ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ डेनियल मतलब डिनाई करना किसी भी चीज़ को, अस्वीकृत करना। कि एक किसी अध्यापक को पता चला कि इस बच्चे को कोई रोग है, लेकिन वो बच्चा भरी क्लास में खड़ा होकर कहता नहीं मुझे ये चीज़ है ही नहीं, मतलब वो क्लियरली जब नो कर देता है, तो डेट इज कॉल्ड डिनाई, डेनियल, अस्वीकरण। जब हम अपनी बात को क्लियरली नो कर देते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, डेट इज अस्वीकरण या डेनियल, डिनाई बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है स्मन। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जो हमने यहाँ पर रिप्रेशन पढ़ा था यही सप्रेशन है। रिप्रेशन में क्या होता है, बात अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है उसके अंदर सो जाती है, उसके अंदर दब जाती है बात रिप्रेशन के अंदर। ठीक है, रिप्रेशन के अंदर बात दब जाती है आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। सेपरेशन प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ देर के लिए मैं बात को दबा रही हूँ, बस कुछ देर के लिए, डेट इज तो सप्रेशन। जब प्रेजेंट में किसी बात को हम दबाने की कोशिश करते हैं और जब किसी बात को पूरी तरह से अचेतन मन में ले जाते हैं तो डेट इज दमन। ठीक है ना, इच्छाओं का पूरे तरीके से दमन कर लिया। और सप्रेशन कुछ समय के लिए दमन कर लिया, 1 घंटे के लिए, लाइक कुछ भी है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति, जिसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। कहते हैं ना इसको कंपनसेशन दे दो, ऐसे बोलते नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं भाई इसको कंपनसेशन दे दो, इस टाइप से। तो क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन करना। जैसे कि एक बच्चा है, अंधा है मान लो, ठीक है, अब उसके अंदर कोई कमी तो है, अंधा है, वो दुखी है, असमायोजित है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखने लग जाता है। जैसे सूरदास जी का एग्जांपल ले लो, अंधे थे बट कितना बढ़िया लिखते थे। तो डेट इज कंपनसेशन, जब हम अपनी कमी को किसी और माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं, डेट इज कॉल्ड कंपनसेशन। जैसे एक जनरल एग्जाम्पल दूँ मैं, जनरल जैसे कि सपोज गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन भाई मेरी तो थी KVS की, मैं आप लोगों को बता दूँ, आई एम KVS सिलेक्टेड टीचर। ठीक है, छोड़नी पड़ी थी क्योंकि बहुत दूर पोस्टिंग होती है और हस्बैंड हरियाणा गवर्नमेंट में है, और लेक्चरर की अनफॉर्चुनेटली सारा काम हो गया था, नहीं लग पाई थी। तो इस लेसन में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट मैं कोई सब्लिमेशन नहीं कर रही भाई, कोई रेशनलाइजेशन नहीं कर रही, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कंपनसेशन का। कि जैसे मान लो मैं अब गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विद एकेडमिक एंड ऑल दीज थिंग्स, इट्स कॉल्ड कंपनसेशन। ठीक है ना, जब हम अपनी किसी, कोई हमें लगा यार मेरी लाइफ में कमी रहेगी, तब लगा था अब नहीं लगता, तो डेट इज कॉल्ड कंपनसेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम सारे क्लियर हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड कंपनसेशन। नेक्स्ट है तदात्मीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तदात्मीकरण या हम इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या तदात्मीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, 2 तरीके से होता है भाई तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। एक तो सिंपल सा, हम जब लाइक कुछ भी है, ये जैसे हम ये नहीं करते हैं, किसी हीरो से अपने आप को जोड़ लेते हैं, किसी हीरो के जैसा स्टाइल बनाते हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं डेट इज़ आइडेंटिफिकेशन। जब हम किसी हीरो से अपने आप को कोरिलेट करते हैं, जैसे किसी का बाल बनाने का स्टाइल हमने ऑप्ट कर लिया तो हम उससे अपने आप को कोरिलेट करने लगे। ठीक है ना, जैसे कि एक सिंपल, जैसे मान लो मैच जीत जाती है इंडिया टीम, क्रिकेट जीत जाती है, तो हम ये नहीं कहते इंडिया जीत गई, हम कहते वाह हम जीत गए। मतलब जब हम किसी बात को खुद से मिला लेते हैं, डेट इज कॉल्ड तदात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। ये 2 तरीके से होता है, ध्यान से सुनना। एक इसके अंदर तदात्मीकरण होता है और एक होता है आत्मीकरण, असिमिलेशन। असिमिलेशन या तदात्मीकरण, आत्मीकरण एक ही बात है। तो एक तो इसकी इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है, जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि वाओ इंडिया टीम क्रिकेट जीत गई, तो मैंने खुद से उसको कोरिलेट करा। एक इसको क्या बोलते हैं, जैसे प्रोजेक्शन के टाइप में। प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपनी कमी दूसरों पर मंडना।
डेट इज प्रोजेक्शन। ध्यान से समझना बिल्कुल। अपनी कमी पेपर पास ना होने पर दोष प्रश्न पत्र को देना, डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, तदात्मीकरण, आत्मीकरण, असिमिलेशन या आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, हम उसी फील्ड में जुड़े किसी विशेष व्यक्ति के साथ अपनी बात, अपनी भावना को जोड़ देते हैं। उसी फील्ड में जुड़े किसी विशेष व्यक्ति के साथ हम उस भावना या उस बात को जोड़ देते हैं। कैसे, मैं समझाती हूँ। जैसे सपोज जनरल से एग्जांपल देती हूँ, आप भी एस्टेट का एग्जाम दो और मैं भी एस्टेट का एग्जाम दूँ, लेकिन मैं देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपीरियंस के लिए देती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, इस चीज़ से अपडेटेड रहने के लिए देती हूँ। ऑलरेडी 7 इकट्ठे हो चुके हैं और मुझे अब बिल्कुल भी नहीं देना भाई, क्योंकि एकेडमिक फील्ड में रहना है मुझे, कोई अब जॉब का तो है नहीं 1% भी माइंड में, कोई यहाँ सब्लिमेशन नहीं हो रहा। मतलब इनफैक्ट आई एम रियली हैप्पी विद दिस जॉब। तो मीन्स ये चीज़ क्या है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। मान लो मैं भी एस्टेट का एग्जाम्पल दूँ और आप भी एस्टेट का एग्जाम दो, ठीक है। आपका भी एग्जाम क्लियर ना हो, ऐसा होगा नहीं, क्लियर होगा, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। आपका भी एग्जाम क्लियर ना हो और मेरा भी एग्जाम क्लियर ना हो, तो सबसे पहले आपका क्या डायलॉग होगा, सबसे पहले आपका यही डायलॉग होगा, मैडम का ही नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से होगा। मीन्स आपके माइंड में क्या होगा, मैडम का ही नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से होगा। मीन्स दैट इज कॉल्ड तदात्मीकरण। जब हम अपनी असफलता को अपने से उसी क्षेत्र में जुड़े किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ देते हैं। आई एम नॉट सो विशेष, बट मतलब यहाँ पर थोड़ा सा तो भाई सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा विशेष आ सकता है। तो जब हम इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्शन में क्या है, दोष प्रश्न पत्र पर मंडना, डेट इज प्रोजेक्शन। लेकिन जब हम अपनी असफलता को किसी विशेष व्यक्ति के साथ जोड़ के देख देते हैं, अपनी असफलता को, अपनी सफलता को किसी भी तरीके से, लेकिन असफलता को जोड़ते हैं तभी तो मतलब कुछ असमायोजन के अंदर आ जाते हैं ना, क्योंकि हम डिफेंस मैकेनिज्म कर रहे हैं ना, दुखी हो रहे हैं, उससे बाहर आ रहे हैं। तो आप कभी भी देखना बड़ा सुकून मिलता है। मान लो मैं पेपर दूँ, अपना दो, आपका क्लियर ना हो, तो आप सीधा बोलोगे मैडम को क्लियर नहीं है तो हमारा कहाँ से होगा। मतलब ये चीज़ें होती हैं क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। तो इस चीज़ को बोलते हैं आत्मीकरण और तदात्मीकरण। तो इसका एग्जैक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि एक स्कूल के एक अध्यापक और एक टीचर्स ने सेम परीक्षाएं दी, अध्यापक का क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे ने बोला कि अध्यापक का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से होगा। तो ये चीज़ क्या थी, तो ये चीज़ थी तदात्मीकरण, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट क्षतिपूर्ति हम कर चुके, कंपनसेशन। कंपनसेशन इज जब हम अपना किसी दोष, किसी बात को मतलब छोड़ के कुछ आगे करते हैं। मान लें मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हूँ, तो खेल कूद में मैं ऐसा नाम कमाऊँ कि सारी दुनिया भूल जाए कि पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज़ होती है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है भाई, कंपनसेशन कहलाती है, ठीक है ना। बस नेक्स्ट है सब्लिमेशन, उदातीकरण। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द काइंड ऑफ उदातीकरण, या सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक काइंड का ये वो होता है, एक सेकेंड, हमारे जो इमोशंस होती हैं, हमारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो जैसे समाज में कुछ खतरा, कुछ मान्यताएं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, जैसे कि कुछ नेगेटिव चीज़ है, लेकिन वो हमें पॉजिटिव की तरफ ले जाती है। जैसे कि देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे तुलसीदास की पत्नी ने या सूरदास की पत्नी ने या कालिदास की पत्नी ने उसके ऊपर जो डांट लगाई थी, उससे सूरदास बहुत अच्छे बन गए थे। मतलब जब कोई नेगेटिव चीज़ हमें कुछ पॉजिटिव रास्ता दे जाती है, तो वो चीज़ होती है बच्चे क्या, उदातीकरण या सब्लिमेशन। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बंदा है बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अब है तो वो कहीं ना कहीं गलत, ओवर में रोमांटिक होना भी सही नहीं होता, तो है तो कहीं गलत, लेकिन एक्सेस में रोमांटिक होने की वजह से वो एक साहित्यकार बन गया, वो एक कवि बन गया, वो एक पेंटर बन गया। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसने अपनी नेगेटिविटी को क्या कर लिया, सब्लिमेट कर लिया, उदात्तकरण कर लिया किसी अच्छे जगह पर। तो दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। ये चीज़ क्या कहलाती है बच्चे, सब्लिमेशन कहलाती है। जैसे आप कोई भी इस टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक प्रेम में असफल व्यक्ति है, तो जीवन भर वो दूसरों की रक्षा करता है, वो युद्ध में वीरता प्राप्त कर लेता है, तो ये उसका सब्लिमेशन है, ठीक है। एक रसिक प्रवृत्ति का बंदा है, वो गायक बन जाता है, ये सब्लिमेशन है, ठीक है। और जो विद्यार्थी अधिक लड़ते झगड़ते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं, मुक्केबाज बन जाते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कोई समाज के लिए कुछ नेगेटिविटी है और उससे हम कुछ पॉजिटिविटी खोज लाते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सब्लिमेशन।
यहाँ पर आपको इन सभी वर्ड्स को, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन सभी शब्दों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। एग्जाम में 100% आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बेसिकली मैं 4 बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, ज़्यादा नहीं आता। एक तो इससे आता है रेशनलाइजेशन से, औचित्य स्थापना से। एक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आता है। औचित्य स्थापना समझ गए ना, कुछ चीज़ आपको नहीं मिली, फिर आप उसके लिए तर्क संगत दे रहे हो। तर्क संगत का मतलब क्या है, उसके लिए कुछ तर्क दे रहे हो कि ये मुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं भाई, ये ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट कोई भी होगी तो औचित्य स्थापना होगी, ध्यान रखना। जब हम अपना दोष दूसरों पर मंड रहे हैं, प्रोजेक्शन होगा। जब हम अपने अंदर दमन कर रहे हैं, रिग्रेशन होगा। बस यही आएंगी, मैंने वैसे सारी करवा दी। रिग्रेशन जब आप पीछे की अवस्था में लौट रहे हैं, रिप्रेशन मतलब दमन होना, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, जब अपनी जगह किसी और को प्लेस करना, आपको पता ही है। और बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एक ये तदात्मीकरण, जब अपना दोष उसी क्षेत्र में जुड़े व्यक्ति से जोड़ देते हैं। और एक सब्लिमेशन को आप देख सकते हो, खास इंपॉर्टेंटली इनमें से चीज़ें नहीं आती। और बहुत सारी बुक में तो सब्लिमेशन को और औचित्य स्थापना को एक ही रखा गया है। कहीं ना कहीं बात बराबर ही तो है कि मैं भाई अच्छा नहीं हूँ समाज की नज़रों में तो मैं कवि बन गया। बस थोड़ा सा यदि डिफ्रेंशिएट करें तो समझ लेना, यहाँ पर क्या आपको चीज़ नहीं मिली तो आप उसको पॉजिटिव कर रहे हो, यहाँ पर क्या है समाज की नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। वैसे इनको कई बार सेम ही दे देता है ऑप्शन में, बट मैंने डिफरेंस बता दिया। यदि अलग स्टेटमेंट आए तो आप अलग चूज कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मेन पॉइंट से ही। तो बेसिक ये मेजर चैप्टर था, बट कुछ चीज़ें और हैं जो आपको माइंड में रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स, और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके बाद। समायोजन के टाइप बेसिकली 3 माने जाते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम मैकेनिज्म के अंदर कर चुके हैं। जैसे रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, मीन्स जो समायोजन होता है वो रचनात्मक होता है। रचनात्मक का मतलब किसी एक काम में हमें असफलता मिल जाती है, हम दूसरे में हाथ आजमाते हैं, तीसरे में हाथ आजमाते हैं, हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके अपने आप को लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं। फिर स्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट, सेम वही, किसी चीज़ का हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। मान लो कोई चीज़ हम मुझे अच्छी नहीं मिल रही तो उस फील्ड में मेरे को सफलता नहीं मिली तो मैं दूसरे फील्ड में सफलता को अपना सकती हूँ, सफलता की तरफ जा सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, स्थापन। और रचनात्मकता मतलब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, किसी एक चीज़ में सफल नहीं हुई तो दूसरे में सफल हो जाते हैं। स्थापन, सब्स्टिट्यूट का मतलब इन द सेंस इसमें यह है कि हम अपना दोष वही प्रक्षेपण वाला दूसरों पर मंड देते हैं। मानसिक, कुछ मेंटल रूप से भी चीज़ों को समझकर हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पूछे समायोजन के कितने प्रकार हैं तो 3 हैं भाई, कंस्ट्रक्ट, सब्स्टिट्यूट्स और मेंटल। मतलब हम कंस्ट्रक्टिविज्म से समायोजन कर सकते हैं, चीज़ों को थोप के समायोजन कर सकते हैं, और मेंटल रूप से समायोजन कर सकते हैं। फिर एडजस्टमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब हम एडजस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं, किन स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले यू एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तभी तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। हमें यही नहीं पता भाई प्रॉब्लम क्या है तो हाउ कैन वी एडजस्ट। तो सबसे पहले समस्या का क्या करेंगे, अंकन करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। फिर निर्णय निर्माण, मतलब हम निर्णय लेंगे कि डिसीजन पावर होनी चाहिए हमारे। सबसे पहले एनालाइज द सिचुएशन, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना। उसके बाद आपका कोई भी निर्णय है उसको कंस्ट्रक्ट करना कि भाई मैं ये निर्णय लूँगी तो इसको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। और क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना, कहने का मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कार्य विधि के अंदर लाना, ठीक है। तो समस्या का अंकन करना, फिर निर्णय निर्माण करना, फिर क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन करना। तो ये क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ों को हम तब समायोजन करते हैं, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, फिर हम कोई निर्णय का निर्माण करेंगे कि भाई हाँ मैंने तो ये डिसीजन लिया है, और देन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। फिर एडजस्टमेंट के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं एडजस्टमेंट के। तो गृह एडजस्टमेंट्स मीन्स आपका डोमेस्टिक एडजस्टमेंट, आपके घर की एडजस्टमेंट। सबसे पहली चीज़ आपका डोमेस्टिक, आपका घर, आपकी गृह एडजस्टमेंट। दूसरा शैक्षिक एजुकेशनल एडजस्टमेंट होती है। तीसरा हेल्थ एडजस्टमेंट होती है, इमोशनल एडजस्टमेंट होती है, और सोशल एडजस्टमेंट होती है। मीन्स गृह एडजस्टमेंट होती है, शैक्षिक एडजस्टमेंट होती है, स्वास्थ्य की एडजस्टमेंट होती है, इमोशंस की एडजस्टमेंट होती है, और सामाजिकता की एडजस्टमेंट होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, टाइप ऑफ एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट के फील्ड। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएगा वो डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, रक्षात्मक युक्तियाँ आएंगी जिनको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जो है याद रखना है। अब इससे जुड़े, क्योंकि चैप्टर आपको कहीं मिलेगा नहीं, मतलब किसी भी बुक्स या नोट्स वगैरह में, तो इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। जो डिफरेंट एग्जाम में आए हैं आप ट्राई टू गिव आंसर, बट मैं साथ साथ डिस्कस करती हूँ। जो डिफरेंट पेपर में आए हैं
और एक है ना, ध्यान से सुनना, एचटेट का एग्ज़ाम जो भी आप देते हो, पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम खासकर मैं उसकी बात कर रही हूँ, या टीजीटी की भी, तो एचटेट का एग्ज़ाम कहाँ से कॉपी होते हैं, आज मैं आपको ये एक क्या बोलते हैं गुरु मंत्र बता देती हूँ कि एचटेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन कहाँ से हूबहू कॉपी होके आते हैं। जो राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं ना, आरटेट जिनको हम बोलते हैं, रीट के एग्ज़ाम, राजस्थान के एग्ज़ाम की जो साइकोलॉजी होती है ना, एचटेट हूबहू उस साइकोलॉजी को कॉपी करता है। एक बार तो मुझे याद है 2013 में जो एचटेट का एग्ज़ाम था, वो राजस्थान टेट के 2010 के एग्ज़ाम से हूबहू 8 क्वेश्चन कॉपी कर रखे थे। तो बच्चे मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ एक चीज़, देखो कॉन्सेप्ट के लिए आप कहीं नहीं भागेंगे, किसी किताब से नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, ना ही मेरी वीडियोस देखना। जो मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगी ना, वो फुल फाइनल दे दूंगी, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि आप कॉन्सेप्ट के लिए पागल ना हो, मैं आपको मोर देन सफिशिएंट पढ़ाऊंगी। आपका काम है सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वो भी मैं आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूंगी धीरे धीरे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एचटेट दूर है और एग्जाम्स के लिए तो हम करते ही रहेंगे, डीएसएसबी केवीएस अभी डेट नहीं आई है, तो वो सब बच्चे तो पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन उनका बेस यही है, कहीं वो इनको स्किप करके तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये चैप्टर तो आप करोगे ही करोगे, डीएसएसबी और केवीएस वाले, और आगे चैप्टर्स तो मैं अलग से करवाऊंगी, ठीक है। तो आप अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, बेस के बिना कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करनी है तो राजस्थान की प्रीवियस ईयर्स के पेपर की प्रैक्टिस करो। एचटेट में एज इट इज कॉपी पेस्ट होके क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो राजस्थान में आए हैं और हरियाणा टेट में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एचटेट में ही आया है ये क्वेश्चन टीजीटी में, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, मतलब विच इज़ नॉट द डिफेंस मैकेनिज्म, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो क्षतिपूर्ति अभी अभी हमने पढ़ा है भाई, और सब्लिमेशन भी है, और अपना रिग्रेशन भी है, एसोसिएशन कोई नहीं है, साहचर्य कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सेकंड अपना क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जाम्स के लिए लेते हैं हम, एचटेट और रीट के लिए लेती हूँ मैं। जब व्यक्ति असफलता दुख पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम है, असफलता है, दुख है, आप उसको जबरदस्ती भूल रहे हो, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 रिग्रेशन कहलाती है, आइडेंटिफिकेशन कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है, या रिप्रेशन कहलाती है, मतलब दमन कहलाती है। तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, जब आप असफलता किसी भी पीड़ा को जबरदस्ती से अपने अंदर लेते हो तो ये चीज़ दमन कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? दमन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही देखो अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, एचटेट 2013, आरटेट 2013, देखो सेम, आरटेट में भी 2013 में भी आया है, एचटेट में भी आया है। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है और कहता है मैं अध्यापक नहीं बनना चाहता, तो यह उदाहरण है किसका? तो यह उदाहरण किसका है भाई? यह उदाहरण हमने अभी अभी किया था, सबसे पहले नंबर पे रेशनलाइजेशन का उदाहरण है ये, ठीक है ना, युक्तिकरण का उदाहरण है। हिंदी में युक्तिकरण है, संगतिकरण है, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है पेपर के अंदर एचटेट में, क्वेश्चन है ये, एक बालक बहुत प्रयत्न करने पर, मतलब एक बच्चा है बहुत एफर्ट करता है, विज्ञान के विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाता, मतलब साइंस में वो अच्छा नहीं कर पा रहा, और वह अपनी पूरी कोशिश से भाषा विषय में उत्तम सफलता प्राप्त कर लेता है, पूरा एफर्ट करता है और भाषा मतलब लैंग्वेज में बेस्ट कर लेता है, तो निम्न में से कौन सी मैकेनिज्म उसने अपनाया है? दमन, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति या औचित्य स्थापना? उसने रिप्रेशन किया है? बिल्कुल नहीं किया। उसने प्रोजेक्शन किया? बिल्कुल नहीं किया। उसने क्षतिपूर्ति करी है? बिल्कुल नहीं करी। उसने क्या किया है? सब्लिमेशन किया है। मैंने आपको अभी बताया था कि आप एक चीज़ में थोड़े कम हैं तो दूसरी चीज़ में बेस्ट हैं। मैंने बताया था ना, तुलसीदास और कबीरदास की बहू ने बोला, मतलब सूरदास की, और वो बेस्ट बन गया। एक बहुत रसिक है लेकिन दूसरी चीज़ में बेस्ट बन गया, तो ये भाई विज्ञान में अच्छा नहीं करा तो दूसरी चीज़ में अच्छा करा। थोड़ा सा डिफरेंस है रेशनलाइजेशन में। रेशनलाइजेशन में तो क्या होता है, हमें जो नहीं मिला हम उसको बोलते हैं, और सब्लिमेशन में क्या होता है, ये एक विषय को अच्छा नहीं है दूसरे में उसको ले जाते हैं, तो इस टाइप से, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है एज इट इज़, जो मैं स्टेट के ढूंढ के बता रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, तो वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ क्या है भाई? प्रतिगमन, ठीक है। वो चीज़ क्या है? रिग्रेशन है। आपको पता 8 वर्ष का बालक और घुटने पे रेंग रहा है तो वो क्या कर रहा है? रिग्रेशन कर रहा है, ठीक है।
इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और सुनते जाओ लेसन को ख़त्म करने से पहले। तो मतलब इसी तरीके से सीधे सीधे आपको जो है क्वेश्चन आएंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जो आए होते हैं तो उसको देख के चेक करके बता देती हूँ बजाय कि मैं लिखूँ। एक और चीज़ सुनना जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जो द्वंद्व होता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एक तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब ग्राह्य कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या होता है अप्रोच के अंदर कि आपको एक चीज़ का चुनाव करना है जिसमें आपको मज़ा आता है। मतलब ध्यान से सुनना, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप है ना, राजस्थान पेपर में अभी रिसेंट पूछे गए हैं, तो कहीं आपको ना पूछ लें, इसलिए मैं लिख देती हूँ अप्रोच। क्योंकि आपको मैं जो ये ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाती हूँ भाई, जैसे मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाती हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट देना है। एक पॉइंट देखा ना देखा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए बस। दूसरा है परिहार। ये है ना, आपको लगेंगे मैडम क्या अजीब अजीब शब्द पढ़ा रही है, लेकिन यही हैं जो पीजीटी लेवल में आते हैं और जो आपके रह जाते हैं। अवॉइडेंस, ठीक है। तीसरा है ग्राह्य परिहार, अप्रोच ओविडेंस। देखो एक बार तीनों को ध्यान से, शक्ल तो सबसे पहले देखो ग्राह्य बिल्कुल न्यू से वर्ड है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ग्राह्य कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या होता है अप्रोच में आपको दो चीज़ें हैं, जो आपको अच्छी लग रही है ना, जो आपको सुखद लग रही है उसका आप चयन कर लेते हो। बस आपके सामने दो मूवी, हम थिएटर गए, थिएटर 3 में कुछ लगी है, 2 में कुछ लगी है, तो मैं देखूंगी 2 वाली 3 वाली, फिर मैं कहूँगी नहीं यार 3 वाली ज़्यादा अच्छी है, चल इसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है अप्रोच मीन्स ग्राह्य। और परिहार अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है, इस प्रकार में 2 से अधिक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब एक का चुनाव करना पड़े तो संकट खड़ा हो जाता है। तो इस टाइप की जो स्थिति होती है कि मतलब आपको उनमें से किसी से पीछा नहीं छुड़वाना चाहते, लेकिन फिर भी आपको पीछा छुड़वाना पड़ता है। तो इस टाइप के, जैसे गणित में आपकी रुचि नहीं है और गणित अनिवार्य है, तो आपकी इच्छा नहीं है भाई गणित में अच्छा करो, आप गणित को नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग करवाऊंगा और वो आपको गणित दिलवाना चाहते हैं। मीन्स इसके अंदर क्या है, देखो इसमें तो क्या है 2 चीज़ हैं, 2 में से आपको जो अच्छी लग रही है आपने वो ले ली, सीधी सी है। परिहार अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मैथ्स पसंद नहीं है, बट आपके पेरेंट्स कहें बेटा तू इंजीनियरिंग बनेगा, और इंजीनियरिंग में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा और ज़बरदस्ती आपको पेरेंट्स की इच्छा से मैथ पढ़ना पड़ रहा है, तो डेट इज़ परिहार। तो ये जो स्थिति होती है ये क्या कहलाती है, परिहार। कहते हैं ना इधर गिरे तो कुआं उधर गिरे तो खाई, तो ये जो चीज़ होती है ये परिहार कहलाती है, ठीक है ना। तीसरी स्थिति होती है ग्राह्य परिहार, इसमें अप्रोच भी है और अवॉइडेंस भी है। जैसे कि आपको एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन आपके घर वाले कह रहे हैं कि इस लड़की को छोड़ दे, तो ये जो आपकी सिचुएशन है डेट इज अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूनिक सा पॉइंट था एक क्वेश्चन में, मुझे अभी राजस्थान का पेपर में दिखा, तो मैंने इसको साथ साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट हैं तीनों। अप्रोच जब 2 स्थिति हैं, 2 में से जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है मैंने उसको चूज कर लिया, कहानी खत्म होगी यहीं पर। अवॉइडेंस के अंदर क्या है कि मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, बट पेरेंट्स के कहने से मैं उसको कर रही हूँ, डेट इज अवॉइडेंस। ग्राह्य अप्रोच अवॉइडेंस के अंदर क्या है, मुझे एक चीज़ बेहद पसंद है बट मेरे पेरेंट्स के कहने से मैं इस चीज़ को मतलब छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ना नहीं चाहती, जैसे कि लव मैरिज का इशू लगा लो। अब जो पेपर में क्वेश्चन आया जो मेरे को दिखा था उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देती हूँ, आप बताना अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 पॉजिटिव लक्ष्य होते हैं, आसान सा है, और वो दोनों को ही प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसको प्राप्त कर लेता है जिसमें उसको ज़्यादा आनंद आ रहा है, तो वो कौन सी स्थिति में है। तो आसान सा है भाई, अप्रोच 2 परिस्थितियाँ हैं, दोनों में से जिसमें आनंद आ रहा है वो उसको चूज़ कर लेता है। छोड़ना तो किसी को भी नहीं चाहता वो, फिर भी एक को सिलेक्ट कर लेता है, तो डेट इज अप्रोच। तो ये नया क्वेश्चन मुझे दिखा। अगेन आई रिपीट, रीड राजस्थान के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लें, स्टेट में हमेशा टिट्टो क्वेश्चंस आते हैं। सो होप दिस लेसन इज क्वाइट क्लियर टू यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।